हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से औरंगजेब की दक्षिण नीति यानी औरंगजेब की दक्कन नीति को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। औरंगजेब विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था। उसके उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश अभियानों एवं दक्षिण अभियानों से उसने अपने साम्राज्य को और अधिक विशाल एवं विस्तृत किया। इन सभी अभियानों में सबसे लंबा अभियान दक्षिण का था। प्रारंभ से ही मुगल दक्षिण भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे, परंतु वे सफल नहीं हो पाए थे। अपने पूर्वजों की असफलता को देखकर औरंगजेब ने अपनी सारी शक्ति दक्कन अभियान में झोंक दी। इतिहासकारों ने औरंगजेब के दक्षिण अभियानों को 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण 1668 तक, दूसरा चरण 1681 तक और अंतिम चरण 1687 तक। प्रथम चरण में औरंगजेब अहमदनगर के उन क्षेत्रों को बीजापुर से वापस लेना चाहता था जो कि 1636 की संधि के अधीन मुगलों ने बीजापुर को दे दिया था। दूसरे चरण में औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को शिवाजी के खिलाफ अपने पक्ष में किया। तीसरे व अंतिम चरण में बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर मराठों के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष करता रहा। शाहजहां और बीजापुर एवं गोलकुंडा के बीच 1636 ईस्वी में संधि हुई थी। इसके अनुसार शाहजहां ने अहमदनगर का 1/3 क्षेत्र उन्हें दे दिया और उनसे यह वादा लिया कि मराठों के खिलाफ वे मुगलों की मदद करेंगे। शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा को आश्वस्त किया कि वह उन पर कभी आक्रमण नहीं करेगा, परंतु शाहजहां ने ही संधि की शर्तें तोड़ दी और 1657-58 में आक्रमण की धमकी दी और उसने अपने कार्य को इस आधार पर उचित ठहराया कि बीजापुर गोलकुंडा ने कर्नाटक के विस्तृत क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि मुगल तटस्थ रहे। इसके अतिरिक्त उसे धन की भी आवश्यकता थी, इसलिए उसने अहमदनगर के उन क्षेत्रों को वापस मांगा। औरंगजेब चाहता था कि उसे मराठों के खिलाफ आदिल शाह का सहयोग प्राप्त हो, लेकिन आदिल शाह ने असहयोगात्मक रवैया अपनाया। इससे औरंगजेब नाराज हो गया और उसने आदिल शाह एवं शिवाजी दोनों के विरुद्ध जय सिंह को वहां युद्ध के लिए भेजने की योजना बनाई। जय सिंह ने औरंगजेब को सलाह दी कि बिना पूर्ण आक्रामक नीति के मराठों की समस्या का हल नहीं हो सकता। जय सिंह ने औरंगजेब को बीजापुर जीतने की राय दी थी, क्योंकि बीजापुर सारे दक्कन और कर्नाटक के विजय द्वार के समान थे। लेकिन औरंगजेब उत्तर पश्चिम के खतरे के कारण बीजापुर के लिए लंबा और सैन्य अभियान भेजने में हिचकिचा रहा था।
क्योंकि एक बड़ी सेना के साथ उसका रहना अनिवार्य था और बादशाह राजधानी नहीं छोड़ना चाहता था। अतः जय सिंह ने सीमित साधनों के साथ 1665 में बीजापुर पर आक्रमण करना पड़ा, परंतु वह असफल रहा। औरंगजेब किसी भी तरह शोलापुर हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने रिश्वत देकर 1668 में शोलापुर हासिल किया। दूसरे चरण में औरंगजेब ने बीजापुर के आंतरिक स्थिति को देखकर उसकी राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। उसने अफगान सरदार दिलेर खां को चुना, क्योंकि दिलेर खां ने बीजापुर के सरदारों से अच्छे संबंध थे। उसने बीजापुर के अफगानों को अपने पक्ष में करके 1677 में गोलकुंडा पर आक्रमण कर दिया, परंतु मदन्ना और अखन्ना ने मुगल और बीजापुर की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। चूंकि गोलकुंडा ने खुले दिल से शिवाजी का स्वागत किया था, अतः शिवाजी ने भी गोलकुंडा की मदद की। अब बीजापुर दक्कन में अकेला रह गया, जिसका मुगलों ने लाभ उठाना चाहा। इस पर बीजापुर ने गोलकुंडा से मदद मांगी। गोलकुंडा के कुतुब शाह ने अपनी सहायता के बदले कुछ शर्तें रखी, जो कि अत्यंत अपमानजनक थी, परंतु फिर भी अफगानों ने उसे मान लिया। इस दौरान दक्कन में गोलकुंडा का प्रभाव चरमोत्कर्ष पर था। मसूद को बीजापुर का प्रतिशासक बनाया गया। उसने दिलेर खां से मिलकर मुगलों से शांति स्थापना के प्रयास किए, परंतु औरंगजेब ने 1679 में बीजापुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया, परंतु मुगल सेना इसमें विफल हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। शिवाजी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण शुरू कर दिया। औरंगजेब की दक्षिण नीति का तीसरा एवं अंतिम प्रयास 1681 में शुरू होता है, जब उसका विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्कन में मराठों के यहाँ शरण ली। औरंगजेब उसका पीछा करता हुआ यहाँ आया और उसने अपनी सारी शक्ति शिवाजी के पुत्र संभाजी के खिलाफ झोंक दी। उसने बीजापुर और गोलकुंडा के मराठों के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया, परंतु वह सफल ना हो सका। दक्षिण राज्य जानते थे कि मराठे उनकी ढाल के समान हैं। जब तक मराठे शक्तिशाली हैं, तब तक उनका अस्तित्व संभव है, अन्यथा मुगल उनका अस्तित्व ही मिटा देंगे। इसी कारण बीजापुर और गोलकुंडा ने औरंगजेब का साथ नहीं दिया। इस पर औरंगजेब क्रोधित हुआ और उसने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। बीजापुर के शासकों ने मराठों और गोलकुंडा से सहायता मांगी। दोनों ने तुरंत ही सहायता उपलब्ध कराई। अब तीनों की सम्मिलित सेना ने मिलकर मुगल सेना का सामना किया, परंतु औरंगजेब की विशाल संगठित सेना के सामने तीनों का संयुक्त मोर्चा भी असफल रहा। 1686 में बीजापुर मुगल साम्राज्य में मिल गया। इसके बाद मुगलों ने गोलकुंडा पर आक्रमण कर दिया। गोलकुंडा को परास्त कर हर्जाने के रूप में बड़ी राशि वसूल की और औरंगजेब ने गोलकुंडा को माफी का आश्वासन दिया, लेकिन गोलकुंडा मुगलों के चंगुल से नहीं बच सका। 1687 में औरंगजेब ने पुनः
गोलकुंडा पर आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा एवं बीजापुर साम्राज्य के अधीन आने के बाद दक्षिण भारत में मराठे रह गए थे। औरंगजेब ने मराठों के विरुद्ध सारी शक्ति लगा दी। उसने संभाजी का वध करवा दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस हत्या ने मराठों को और अधिक उग्र बना दिया और वे मुगल के कट्टर शत्रु बन गए। औरंगजेब मराठों को समाप्त करने के लिए बराबर आक्रमण करता रहा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। इन युद्धों से उसे काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। अंत में दुखी होकर औरंगजेब औरंगाबाद की ओर लौटने लगा, जहां 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार दक्कन अभियान औरंगजेब के लिए कब्र सिद्ध हुआ। उसने दक्षिण विजय कर साम्राज्य विस्तार तो अवश्य किया, परंतु उसे कायम रखने में असफल रहा। औरंगजेब ने अपने पीछे विशाल एवं आंतरिक रूप से कमजोर साम्राज्य छोड़ा। इसलिए अगर ऐसा कहा जाए कि औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बनी, तो यह अनुचित न होगा। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आई होप कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।